कक्षा 10 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड में सभी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। गद्य खंड में एक लेसन बाकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में सर्वेश्वर जी फादर कामिल बुल्के के बारे में चर्चा किए हैं। जो बेल्जियम के रहने वाले थे और अपना जीवन भारत में बिताए। ये इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष के छात्र थे। मन में सन्यासी बनने की ललक आई। इनका परिवार भरा पूरा था, माँ, पिता, बहन, भाई। पिताजी इनके व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था, एक भाई काम करता था। बहन एक थी जो जिद्दी स्वभाव की थी। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए ठान लिए। उसके बाद इन्होंने जो सन्यासी बनता है उनकी एक इच्छा पूर्ति होती है। तो इनकी इच्छा थी जो भारत में जाकर रहे। भारत आए। यहाँ पर दार्जिलिंग में जिसे संघ में धर्माचार की पढ़ाई 9-10 वर्ष तक किए। कोलकाता से बीए किए, इलाहाबाद से एमए किए, प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी किए। मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पक्षी के नाम से हिंदी में रूपांतर किए। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किए। बाइबिल का अनुवाद किए। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य किए। और 47 वर्ष रहकर दिल्ली में 73 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को लगा ये बेल्जियम के लोग हैं, अंतिम संस्कार में कौन भाग लगे नहीं लगे ये चिंता सता रही थी। लेकिन देश के जाने माने हिंदी साहित्य के जाने माने लोग इतनी अधिक मात्रा में वहाँ उपलब्ध हुए और आंसू बहाने शुरू किए जो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ये किसी भी दुख में पड़े लोगों को अपने सांत्वना भरे आकर्षक वाणी से शांत कर देते थे। शांति नहीं करते थे बल्कि इनके दुखों को बदल देते थे और सही रास्ता दिखाते थे। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को जब पुत्र हुआ तो अन्न प्रसारण यानी पहले बार अन्न यही खिलाए। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत में देखना चाहते थे। जितने एक भारतीय हिंदी के लिए नहीं किए उतने किसी भी मंच को पर जब समय मिलता था तो फादर कामिल बुल्के हिंदी के लिए जोरदार शब्दों में अपनी आवाज़ को रखते थे हिंदी के विकास के लिए। और जब तक राम कथा रहेगा तब तक इनकी कृति पीएचडी का शोध जीवित रहेगा। राम कथा उत्पत्ति और विकास, क्योंकि बहुत अच्छे शोध ग्रंथ लिखे। अतः ये सन्यासी थे
लेकिन सन्यासी की छवि से एक अलग छवि थी। सन्यासी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ से फिर निकल जाते हैं तो उसके साथ संबंध नहीं बनाते हैं। ये एक बार जिनके घर पर चले जाते थे, दूसरे बार उस शहर में कभी भी जाते थे तो 1 मिनट के लिए ऐसे ही उनसे जरूर मिलते थे। तो ये वास्तव में सन्यासी थे। यही इस पाठ का सारांश है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। देवदार वृक्ष की छाया शीतल और मन की शांत करने वाली होती है। लेखक और उसके साथियों के साथ फादर कामिल बुल्के निर्लिप्त रूप से हंसी मजाक करते थे, साथ साथ गोष्ठियों में तर्कपूर्ण एवं गंभीर बहस करते तथा अपने समकालीन रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देते थे। घरेलू संस्कारों एवं उत्सवों में पुरोहित एवं अग्रज की तरह आशीर्वाद देते थे। इस कारण लेखक को फादर का व्यक्तित्व देवदार की छाया जैसे लगती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर कहा जा सकता है? तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, निम्नलिखित आधार पर कहा जा सकता है। पहला, फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही अपना देश बताते हैं और जन्मभूमि रैम्सफेल्ड बताते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना। तीसरा, उन्होंने हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। चौथा, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखे। पांचवा, जहाँ हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे वहाँ फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। छठा, परिमल के सदस्यों के घर भारतीय उत्सवों और संस्कारों में भाग लेते थे। लेखक के पुत्र को अन्नप्राशन संस्कार उन्हीं के द्वारा हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। पाठ के निम्नलिखित प्रसंगों से ज्ञात होता है जो फादर कामिल बुल्के के हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। पहला, फादर बुल्के हिंदी में एमए किया। दूसरा, उन्होंने 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति विकास हिंदी में पूर्ण किया। तीसरा, उन्होंने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। चौथा, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए सदैव चिंतित रहे। पांचवा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आकाट कर प्रस्तुत करते थे। छठा, जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बहुत दुखी होते थे। चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं। पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा, ममता, वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वाद से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह वे मानवीय करुणा के अवतार थे। पांचवा, लेखक ने फादर बुल्के की मानवीय करुणा की दीप चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। फादर कामिल बुल्के मानवीय गुणों से लबालब थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। उनमें अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, बात्सायन, सहृदयता थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली की चमक, गर्मी की तपन और सर्दी के शिखर उन्हें प्रियजनों से मिलने से रोक नहीं पाती थी। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख को भूल जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिक चमक कहा था। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खड़े सन्यासी नहीं थे।
लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन करते थे, प्रियजनों के प्रति सम्मोह रखते थे, सभी के घर समय समय पर आते जाते थे, संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढांढस देते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की छवि नहीं थी। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। को नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लेखक को ऐसा अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, किंतु लेखक का यह अनुमान सही नहीं निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वाले की इतनी भीड़ उमड़ पड़ रही थी कि जिसे गिनना का प्रयास करना या उस बारे में लिखना व्यर्थ स्याही फैलाने जैसा है। 7वां प्रश्न में ख है। दूसरा आशय है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक निस्तब्धता छा जाती है, आंखें भर आती है, स्मृति में हृदय रो पड़ता है, एक एक स्मृति मन को कचोटने लगती है, इस प्रकार स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित आने लगता है और हृदय अवसाद से भर जाता है। इसलिए लेखक ने कहा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। इस प्रकार मानवीय करुणा की दीप चमक पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं। अब कृतिका में एक लेसन बचा है, शाना शाना हाथ जोड़ वह पढ़ाए।